प्रतिभा है रैंक 1 बिहार से वाई ग्रुप में, किशन है बिहार से रैंक 1 मेल कैटेगरी में वाई ग्रुप में, उत्तर प्रदेश से हैं पवन चौधरी रैंक 1 वाई ग्रुप में। रैंक बनाने में या नंबर लाने में जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारा बच्चा पता है क्या करता है, बैच को खरीद के टीचर्स की वीडियो देखेगा और उसे लगता है कि मेरा इसी से सिलेक्शन बस हो जाएगा। मैंने एनालिसिस करना शुरू किया। शुरुआत में मैं नहीं करता था, मैं सोचता था कि हो गया और नेक्स्ट टाइम करूंगा, पढ़ के करूंगा, ऐसे होगा तो होगा, नहीं होगा तो चलते रहेगा। यहाँ केवल ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पेपर का टाइम आपको मिल रहा है, यहाँ तो सेक्शनल है ना, कि आपको एक लिमिटेड टाइम मिलेगा इंग्लिश के लिए और लिमिटेड ही टाइम मिलेगा रागा सेक्शन के लिए। फिर उस टाइम में लेजी हो गया, कुछ नहीं पढ़ता था, सोचा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। 42.80 मेरे मार्क्स थे और एनरोलमेंट गई 42.82, 0.02। लास्ट टू लास्ट इनटेक में 0.02 से बाहर हो गया। अरे साथियों नमस्कार। आप किसी न किसी तैयारी की अवस्था में होंगे, या तो आप सभी तैयारी शुरू करने वाले होंगे या हार मान बैठे होंगे, क्योंकि बहुत तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। दोस्तों, ना केवल आप अगर तैयारी को कंटिन्यू करते रहें तो ना केवल सिलेक्शन होता है बल्कि रैंक 1 भी आती है, जिसका उदाहरण आपके सामने ये बैठे हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। पहले मैं आपको इनका परिचय दे दूं, शायद वैसे तो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। प्रतिभा है रैंक 1 बिहार से वाई ग्रुप में फीमेल कैटेगरी में, किशन है बिहार से रैंक 1 मेल कैटेगरी में वाई ग्रुप में, और उत्तर प्रदेश से हैं पवन चौधरी रैंक 1 वाई ग्रुप में। तो आप सभी इनसे जानेंगे कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है ना, फ्रेशर हैं, तो कैसे तैयारी करनी है। बीच में पहुंच गए हैं तैयारी के में, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसके बारे में भी ये बताएंगे। तीसरा, एक ऐसी चीज़ें होती है ना कई बार, मतलब जिनका ना सिलेबस से लेना देना है ना घर वालों से लेना देना है, वो अनायास हो जाती हैं। बस मुश्किलें जो आती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पड़ोस वाले रोकते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए तो होता ही है, बाहर वाले रोकने की कोशिश करते हैं। तो कैसे ये जो रैंक 1 तक पहुंचने वाले बच्चे हैं उनका समाधान निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, और उम्मीद नहीं, आपको ये वादा करता हूं कि इन बातों को सुनकर ना आपको बहुत हेल्प मिलने वाली होगी, और किसी भी पॉइंट पर आप अटके हुए होंगे ना, तो भाई उसका समाधान हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे एक बच्चा नया है, अभी वो तैयारी में आना चाह रहा है, तो आप बताएं कि वो सबसे पहले किस चीज़ से शुरुआत करे, क्या करना चाहिए उसको सबसे पहले? सबसे पहले तो उसको अपनी बेसिक कवर करनी चाहिए, अपनी बेस मजबूत करनी चाहिए और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए। राइट। हाँ, फिर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़े। हाँ। और ये ना कि पढ़ते जाए और पीछे का छोड़ते जाए। हाँ। ये मेन चीज़ होती है रिवीजन। वेरी गुड। आप पढ़ो और रिवीजन ना करो तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर तो मुझे लगता है पीछे की चीज़ों को भूलते हुए चले जाएंगे। हाँ, तो यही है ना कि जितना आप पढ़ रहे हो ना, उसका जरूरी है कि आप रिवीजन करते जाओ। तो आपने कैसे रिवीजन करते थे आप? मैं जैसे वीडियो लिया, हाँ। फिर आज शाम को थोड़ी सी देखी, हाँ। फिर 2 दिन के बाद जरूर उसका रिवीजन करती थी। ओके। हाँ, फिर लेकिन उसका अगर हुआ 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, मैं उसको अपने प्रॉपर माइंड पे रखती थी कि हाँ, कि मुझे ये चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर मैं कभी ऐसे लेटी सोचती भी रहती थी और मुझे मैं भूल जाती, तो फिर उसी टाइम मैं खोल के देख लेती थी कि हाँ इसका ये है। तो मेरे माइंड पे हमेशा रहता था। तो रिवीजन का लगा ही रहता था कि चीज़ें ऑलमोस्ट याद रहनी चाहिए। हाँ, मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे टीचर आप लोगों के मुँह से मतलब सुन रखा है कि कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन ना करो तो कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल ठीक बात तो है। मैंने अपने माइंडसेट बना लिया था कि पढ़ो, लेकिन सबसे मेन चीज रिवीजन करो। रिवीजन करना है। ओके। हाँ। तो जैसे बहुत सारे लोगों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं रिवीजन करने के। बहुत सारे लोग लिख के करते हैं, बहुत सारे लोग बस ऐसे पढ़ के कर लेते हैं। हाँ। आपका तरीका क्या था? मेरा तो यही था, पढ़ के कर लेती थी। केवल पढ़ के कर लेते? हाँ, पढ़ के। मैं उतना जैसे नोट्स भी उतना नहीं बनाती थी। अच्छा। हाँ, मेरा यही था कि पीडीएफ था, उनको बार बार देखती थी। तो पीडीएफ की प्रिंट निकलवाए थे या सॉफ्ट में ही? कोई प्रिंट भी निकाल ली थी, कोई हाथ से, जो बहुत मेन था मैं उसको हाथ से अपने कॉपी पे लिखा करती थी। जब पढ़ती थी क्लास से, उसी टाइम नोट किया करती थी। वेरी गुड। और जो लग रहा था कि हाँ मुझे ये ऐसे ही पढ़ के याद हो जाएगा, तो मैं उसको पीडीएफ में ही कर लेती थी। बहुत बढ़िया। तो आपने अपने जो कंसेप्ट की तैयारी की थी वो इस तरीके से करी और उसमें रिवीजन आपने शामिल किया। हाँ। अभी मैं और कुछ क्वेश्चंस पे घूम के आऊंगा। एक बार पहले भाइयों से पूछेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे किस तरीके से अपने, पहले बताइए कंसेप्ट की बिल्डिंग कैसे की थी, ये बताइए। सर, आज जैसे आपने बात किया कि नए बच्चे कैसे तैयारी करेंगे। हाँ। सर, सबसे पहले तो अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक्स को बार बार पढ़ते रहें। हाँ। और कोई सर होता है कि मतलब कि वीडियो देखता है, फिर सोचता है कि आगे देखते जाए, बस शुरुआत में समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर, अगर वो नोट्स बनाते रहेगा, अगर नोट्स बनाते समय अगर फिर से अगर वो हफ्ते दिन में भी अगर उसको देखते रहेगा शुरुआत बेसिक्स में, तो उसके लिए आगे बहुत मतलब कि बढ़िया रहेगा उसके। और सर, दूसरा चीज़ ये है कि आपने जो तैयारी की थी वो क्या आपने नोट्स बनाए थे? जी सर, नोट्स बनाए थे। क्लास के प्रॉपर नोट्स आपने बनाए थे? अच्छा, तो उनका कोई रिवीजन वगैरह? जैसे दीदी ने बताया रिवीजन बहुत जरूरी है। सर,
जैसे कि कोई स्टैटिक चीज़ है या मतलब कि ऐसा चीज़ है जो कभी बदलता नहीं है, हाँ। तो उसको सर बार बार सर रिवीजन करते रहना, हर एक सप्ताह में उस पर दोबारा आना है कि ये मतलब छूट ना जाए। अच्छा, तो आपने कंसेप्ट को कैसे पढ़ा था? मतलब किताब से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? सर यही बात है सर, सबसे पहले वीडियो से अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हाँ। पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो देखिए, हाँ। वीडियो के आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ओके, ओके, तो ओके। सर ऐसे आपका अगर आंख भी देखता है कि हम क्या देख रहे हैं, और हाथ से लिखने में सर किसी किसी का होता है, मतलब कोई मतलब बड़े बड़े वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि मसल मेमोरी काम करता है सर। बिल्कुल, वो भी सही बात है। वो भी चीज़ है कि आपकी मेमोरी जो है वो मसल से कनेक्ट होती है। यस हाँ, सर। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद सर अगर आप कोई मतलब कि अगर बुक प्रेफर करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपको लगता है कि अगर बुक ले लेंगे तो अच्छा होगा, सर हाँ। वीडियो से पढ़ लिए, नोट से पढ़ लिए, अगर बुक से पढ़ लेंगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा सर। हाँ, ठीक बात है। तो सबसे पहले हमें अपना एक कंसेप्ट को पूरे तरीके से तैयार करना है। यस आप सर। बताइए कि कैसे आपने अपने कंसेप्ट को तैयार किया? सर किसी भी एग्ज़ाम में बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें उसका हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, पर सबसे पहले हमें जो समझना चाहिए उसका सिलेबस क्या है आखिरकार, हाँ, बिल्कुल सही। वो हमसे डिमांड क्या करता है वो एग्ज़ाम। बहुत अब बढ़िया। एयरफोर्स का वाई ग्रुप एग्ज़ाम है, हाँ। काफ़ी शॉर्ट टाइम एग्ज़ाम है, उसमें हाँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन की भी अमाउंट भी काफ़ी कम है। हाँ। इसमें 50 क्वेश्चन है। हाँ। बच्चे स्टार्टिंग में क्या गलती करेंगे, एयरफोर्स है और मुझे मेहनत करनी है, दिन रात पढ़ाई करनी है, हाँ। बस ये इंग्लिश पूरी पढ़ लूँगा, वो कैब्स ग्रामर सब, पर वो ये नहीं देख रहा खाली क्वेश्चन हमें कितने 20 अटेम्प्ट करने हैं। वो राइट। पढ़ कम से कम 200 क्वेश्चन के लिए रहा है। हुँ। उसे ये नहीं पता पहले पूरा सिलेबस को समझो। अगर कि सिलेबस को समझ सिलेबस की के डिमांड क्या है? सिलेबस की क्या डिमांड है, हम हाँ। पढ़ रहे हैं जो चीज़ नहीं आ रही, हम ईडीएम फ्रेज हैं, हमने 500 याद कर ली, पर पेपर की डिमांड है सिर्फ एक। हमने अपना जो मोस्ट ऑफ टाइम है वो वहाँ हमने वेस्ट कर दिया अपना। ओके। और जीके, इसमें सबसे मेन जो रोल है वो जीके का है। और रैंक बनाने में या नंबर लाने में जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल सही बात अब है। जीके एक जीके वर्ड हो गया, हाँ। पर उसके अंदर 7 से 8 सब्जेक्ट हैं। उसके बिल्कुल अंदर सही बात हमारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सभी पॉलिटी, जानते हैं, इकोनॉमिक्स। सब आती है उसके हाँ, अंदर। हाँ, पर करंट अफेयर्स भी हाँ। हम क्या करते हैं जीके में किसी एक सब्जेक्ट को कि हम पॉलिटी किंग बनेंगे, हाँ। पर जीके का जो पूरा वेटेज है वो 7 से 8 क्वेश्चन है। पॉलिटी किंग बनेंगे। हाँ, तो अब बच्चा क्या उसमें डीप चला जाएगा पूरा। हाँ, जिसमें पूरे- आनंद आने लग जाता है। हाँ, 365 आर्टिकल पढ़ेगा। पर बट एयरफोर्स की डिमांड क्या है, उसकी डिमांड है मुझे बस बच्चे की जो प्री मेमोरी है, वो उसने जो 10th 12th में थोड़ा बेसिक जो भी है उसने कभी अपनी जो लाइफ में थोड़ा एक्सपीरियंस करता हुआ आया, उससे भी उसे थोड़ा याद रहना चाहिए। अब कई बार वो क्या है, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें बहुत डिजिट वाली वैल्यू पूछ लेगा, जो बच्चा कितनी बार अगर रिवीजन की भी प्रैक्टिस करें तो भी नहीं है। कई बार क्या है, हमने जैसे 5th क्लास में अपनी 10th में कई बार बेसिक जो हम स्कूल में सुनते रहते हैं वो याद आ गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर ही पूछ लेता है कई बार, हाँ। ये पूछ लेता है ये गार्डन कहाँ पर है। तो वो समझना चाहिए हमको आखिरकार वो डिमांड क्या करता है। इसमें रीजनिंग है, अब रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसमें वाई ग्रुप में, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं क्या करता हूँ, सबसे ज़्यादा इंग्लिश, अगर इंग्लिश पे हमने कमांड बना ली, उसके लिए क्या RW के मैंने लिए थे मॉक टेस्ट, सबसे ज़्यादा उसमें रीजनिंग पे मैंने काम करा। उस पर जितने भी स्टैटिकल फैक्ट हैं जीके के वो स्टैटिकल फैक्ट सारे याद कर लिए। वेरी गुड। RW की बुक से जितने भी हाँ। जो भी हमारे होते हैं, बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैथ की प्रैक्टिस करी RW बुक से, Very good। जितने भी मैथ के पहले समझे बेसिक कॉन्सेप्ट। बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में ट्रिक, मैथमेटिक की ट्रिक की बुक खरीद लाएंगे। हाँ। अब सीधा बेसिक पता नहीं, सीधा ट्रिक से ही सोचेंगे और वो टीचर से भी ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और कि सर सीधा- ट्रिक से बताइए। कि आए RW वाले सर और सीधा वन शॉट लाएं और ट्रिक ही ट्रिक बता दें। पूरा सिलेबस कवर करा दे एक वीडियो और में। आए पूरा एक ही 1 मैराथन लाएं पूरी उसकी है जीके की और बता दें पूरा हमें। पर उसके लिए हमें पहले से प्री मेमोरी जो है हमारी उस पर थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। और RW के रिवीजन का तो बेस्ट पर्पस है, एक बार मॉक टेस्ट लगा लो। हाँ। और ऑफलाइन या ऑनलाइन RW की दोनों फैसिलिटी काफ़ी अच्छी हैं, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। जो मॉक टेस्ट देते हैं उनकी क्वालिटी कंटेंट काफ़ी अच्छा है उसमें। ओके। उससे इंग्लिश के वो ये जो मैंने स्टार्टिंग करी जिस चीज़ से वो उस चीज़ पर काम करते हैं कि कंटेंट क्या पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो कंटेंट है अगर हम उसी पर काम करेंगे तो नंबर तो दूर की बात, रैंक लाना ही बहुत ईजी चीज़ हो जाएगी उसके लिए। और ये आप बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कह रहे हो, रैंक ला करके। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपको सबसे पहले कंसेप्ट अपने क्लियर करने ही करने हैं। अच्छा, अब बहुत सारा बच्चा पता है क्या करता है कि वो एक बैच ले लेगा, बैच को खरीद के टीचर्स की वीडियो देखेगा और उसे लगता है कि मेरा इसी से सिलेक्शन बस हो जाएगा। लेकिन मैं और आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि बैच को कंप्लीट करना केवल तैयारी की जर्नी का एक हिस्सा है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे रिवीजन है, मॉक है, प्रैक्टिस है। बहुत सारे बच्चे उनको मिस कर रहे होते हैं। तो आप सभी ना रिवीजन, मॉक और प्रैक्टिस, इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए कि कितनी इनकी इंपॉर्टेंस है और कैसे आपने रिवीजन किया, मॉक लगाए, प्रैक्टिस की, एक एक करके बताइए प्लीज़।
मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं बस बैच लेके पढ़ लूँ, हाँ। उससे कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। हाँ। उसको सबसे 3 बातों पे ज़्यादा फोकस करनी होगी। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो प्रैक्टिस सेट करे, हाँ। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दे हमेशा, और बार बार रिवीजन करता रहे। मॉक टेस्ट में ये देखे कि हम कौन सी चीज़ें पे गलती कर रहे हैं, ओके। और उस चीज़ को ना नोट पॉइंट करते जाए। अगर वो नोट पॉइंट कर लेंगे फिर वो लेकिन बच्चा चीज़। पता है क्या करता है, मॉक टेस्ट दिया, अच्छे नंबर आए, खुश हो गया, हाँ। और ठीक नंबर नहीं आए तो छोड़ दिया। लेकिन आपने बताया उसको नोट करना है। हाँ, मेरे भी कभी नंबर बहुत कम आते थे तो मैं भी उदास होती थी। हाँ। लेकिन ये था कि मैं उस चीज़ को नोट कर लेती थी, नोट और बाद में उस चीज़ को देखती थी कि ये कैसे गलती हो गया। अगला बार सोचती हूँ कि इस चीज़ पे गलती ना हो। बिल्कुल सही बात है। गलती वो है ही नहीं जो पहली बार हो रही है। हाँ। गलती वो है जो दूसरी बार हो रही है। और ये हो भी जाती थी मेरे से, मैं उस चीज़ पे दोबारा गलती करती नहीं थी, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं नोट डाउन करके उसको रिवीजन करती रहती थी। हाँ। और मेरा तो मेन पर्पस हमेशा यही रहा है कि तुम एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिस सेट और मॉक, फिर हाँ। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने में। सिलेक्शन लेने से। हाँ। तो जैसे आपने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई है, ऐसे भी बाकी बच्चे ला सकते हैं। हाँ। ओके। अच्छा, मॉक के बारे में बताइए, कितने मॉक करीब आपने दिया होगा? मैंने सर आपके जितने RW पे प्लेटफॉर्म पे आते हैं मॉक, मैंने एक भी नहीं छोड़ा, सारे के सारे मॉक दे दिए। मेरे उसमें से कोई किसी में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे तो मैं सोचती थी अरे मेरा तो रैंक कभी से फिक्स हो गया। किसी में तो मॉक टेस्ट में कभी आई थी रैंक 1? रैंक 1 तो कभी नहीं थी। कितनी आती थी? 40 से प्लस कभी कभी आ जाती थी। हाँ। और कभी सर मेरी आ जाती थी 33 या 32। तो हाँ। मैं वहाँ पे ना पूरा दिन मेरा फिर वो जाता था, लेकिन मैं ये सोचती थी कोई नहीं, बाद में मैं कर लूंगी, अभी और समय है तो और सुधर समय जाएगा। है। हाँ, लेकिन फिर जहाँ गलती करती थी वहाँ पे मैं बहुत ध्यान देती थी, तो फिर लेकिन मेरे फिर भी- धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते गए। आपने बताया रैंक आपकी 33, 32 तक भी आई है। हाँ, आई तो है। ये तो बहुत अच्छी रैंक है ना। 10,000, 12,000 बच्चे करीब उसको देते थे, तो उसमें से अगर 30-32 रैंक आपकी आ रही है, तो यहाँ से भी ऐसे कभी नहीं लगा कि यार मैं कभी रैंक 1 ला भी सकती हूँ? नहीं, मुझे ये लगता था कि हाँ मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। हाँ। और मैं देती गई, जब मेरे 40 प्लस मार्क्स आने लगे तो ऐसा लग रहा था कि मैं ये रैंक 1 का तो मुझे उम्मीद नहीं था, लेकिन ये लगा था कि मैं अंडर 10 जरूर आ जाऊंगी। अंडर 10 आ जाएंगे। हाँ। ओके ओके ओके। तो जब रैंक 1 आई, हाँ। आपने देखा उसको, तो कैसा लगा था? मैं तो देख के इतनी खुश हुई कि मेरी रैंक बिहार से रैंक 1 आई है। और कहते हैं ना कि बिहार एक बिहारी 100 पे भारी, तो मुझे ना रैंक देखते मुझे यही लाइन याद आया था। एक बिहारी 100 पे भारी। हालांकि जो मैं कहूँगा कि हमारी जो बिहार नगरी रही है वो तो पहले से ही शिक्षा का केंद्र रही है, और अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो IAS PCS भी निकलते हैं वो भी बिहार से ही निकल रहे होते हैं। तो है वहाँ पर तो एक शिक्षा का अलग ही रुझान है, अलग ही जुनून है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। एक बार भाइयों से जानेंगे कि कंसेप्ट की बिल्डिंग के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सनली काम आई? सर अगर बात करें मॉक टेस्ट की, सबसे पहले अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर अब जिस आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रति आप मॉक टेस्ट लेंगे कि मतलब कि उस एग्जाम में हम बैठ रहे हैं तो कितना नंबर हमारा आ रहा है। क्योंकि मॉक टेस्ट वो ऐसा चीज़ होता है जो आपको रियल फील दे रहा होता है एग्जाम का। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ जोड़ूं तो मुझे लगता है कि जब आप घर बैठ के क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो वो एग्जाम वाला प्रेशर तो कभी आपने झेला ही नहीं, या टाइम मैनेजमेंट तो कभी आपने झेला ही नहीं। घर तो आराम से क्वेश्चन करते जा रहे हो। शायद मॉक टेस्ट से ये कवर होता ये कवर होता है कि मतलब एग्जाम का रियल फील क्या होता है। इनिशियल डेज में अगर कोई तैयारी कर रहा है, अगर उसका नंबर बहुत कम आ रहा है तो बच्चा निराश हो जाता है। लेकिन निराश होने के बजाय अगर अपने कंसिस्टेंसी पे ध्यान दे, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करे, उसी चीज़ को बार बार दोहराते रहे, और मेन बात यह है कि अगर अपने जो गलती कर रहा है मॉक टेस्ट में उस चीज़ को अगर मॉक का एनालिसिस करे बढ़िया से बैठ के, अगर आपका मॉक अगर 40 मिनट का है तो आप उसका डबल टाइम देकर उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करिए। नेक्स्ट टाइम से वो जो गलती कर रहे हैं आप वो गलती नहीं करेंगे। ओके, तो आप कैसे एनालिसिस करते थे? एनालिसिस में क्या आप पॉइंट वगैरह कुछ जैसे सर मैं शुरुआती डेज में तो सर मेरा नंबर अच्छा नहीं आता था, तो मैं देखता था कि मतलब कि हम इतना पढ़ रहे हैं लेकिन मेरा गलती कहाँ हो रहा है सर। अच्छा, आपके भी नंबर ठीक नहीं आते थे? कितने तक आते थे? मेरा सर 28, 29, 30 हाईएस्ट होता था सबसे पहले। ओके, फिर आपने क्या सुधार किए? फिर सर वही बात है कि सर मैंने एनालिसिस करना शुरू किया। शुरुआत में मैं नहीं करता था, मैं सोचता था कि हो गया नेक्स्ट टाइम करूंगा, पढ़ के करूंगा, ऐसे होगा तो होगा, नहीं होगा तो चलते रहेगा। लेकिन सर मैंने कहीं से देखा, आप लोगों के वीडियो के थ्रू देखा, जब आप लाते थे मॉक टेस्ट का एनालिसिस, फिर किसी एग्जाम का देखते थे कि ये अंकित पाटिल सर भी ला रहे हैं एनालिसिस GD वगैरह का, तो मतलब कि वहाँ से सीखा कि मॉक का एनालिसिस करना मतलब कितना जरूरी होता है। वहाँ से एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा कि सर प्रत्येक मॉक में सर मेरा नंबर कभी 1, कभी 1.5, कभी 2 नंबर ऐसे इंक्रीज होते गया सर, बढ़ता गया। फाइनली अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट है, 50 में 50 आउट देकर मौका मारा हूँ सर। 50 में 50 स्क्रीनशॉट रखा हूँ सर। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उसमें रैंक आती थी कभी आपकी? 1 आई है कभी? सर 1 आई है, 2 आई है, मतलब कि अंडर 5 तो मतलब कि हमको लगता है कि 5 से 10 बार आई है, लेकिन
मतलब कि कोई नहीं होता है कि मतलब कि स्कैम कर देता है कि मतलब क्वेश्चन कहीं से पहले मॉक टेस्ट दे लिया, वो यार फिर दोस्त उसको के देख फोन में खोल लिया, उसे हाँ, फटफट फटफट लगा दिया। इसके वजह से नहीं आती थी क्योंकि मार्क्स सेम रहते थे लेकिन उनका टाइम थोड़ा सा जल्दी हो जाता था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं इसके लिए, जैसे अगर कोई बच्चा इतनी चतुराई कर ले कि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके ही उस मॉक टेस्ट को लगाए, तब तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा है, हमारे मॉक टेस्ट में फिल्टर लगे हुए हैं, अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी जल्दी लगा देगा ना, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसने तो बस देख के ऐसे ही लगाए हैं। भाई 2 मिनट में तो पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो सकता ना, 5 मिनट में नहीं हो सकता, तो Yes, हमारा एप्लीकेशन उनको कंसीडर ही नहीं करता है। यस सर। हमने एक टाइम लगाया हुआ है हाँ, कि हम मानते हैं कि भाई कम से कम कितना भी अच्छा बच्चा होगा 15 मिनट तो लेगा, जबकि वो जल्दी जल्दी करने वाला बच्चा क्या करता है, वो तो 5 मिनट में लगा के छोड़ देगा, तो हमारा एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर देता है। तो अगर फिर भी कोई ऐसा बच्चा हो गया हो जिसने इतना दिमाग लगाया हो कि मैं देख देख के भी 15 मिनट में लगाऊं, तो एक अलग बात है, नहीं तो ऐसा फर्जी बच्चा आ ही नहीं सकता मॉक टेस्ट। और सर RWA के मॉक की एक सर खास बात ये है कि जैसे अगर 01/2027 का भी एग्जाम हुआ तो उसका मॉक टेस्ट चला हुआ था, लेकिन अगर वो लड़का चाहे तो संडे का संडे मॉक दे रहा है, एक मॉक दे रहा है। हाँ। अगर वो लड़का चाहे तो अगर उसको स्क्रॉल करते रहेगा तो 02/2026 का भी मॉक उसको मिल जाएगा, पूरा का पूरा अवेलेबल रहेगा। पुराने पीछे वाले मॉक Yes, भी sir. हम लोग रखते हैं। इससे सर उसका मतलब कि बेहतर हो जाएगा तैयारी सर। ठीक है, तो आप रिवीजन की क्या भूमिका मानते हैं सिलेक्शन में या रैंक 1 लाने में? सर सबसे पहले तो सर मतलब कि पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ। दूसरा कि सर प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ। तीसरा सर रिवीजन करते रहना चाहिए, पीछे वाली चीज़ें खास कर, क्योंकि आगे पढ़ते रहते हैं, पीछे का नहीं करते हैं, उनके लिए मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्लियर करने में एग्जाम को। ओके। और सर चौथा और मेन चीज़ यही है कि मॉक टेस्ट, क्योंकि एग्जाम का रियल फील वहीं देगा सर। हाँ। आप कितना भी तैयारी कर लें सर, मान लीजिए आप सारा का सारा क्वेश्चन कर दे रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन एक निश्चित टाइम में नहीं कर पाए सर। निश्चित टाइम में, Yes, ठीक sir. बात है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तो सर फिर और आपका प्रैक्टिस के बारे में कुछ? प्रैक्टिस सर आपने कैसे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी कि भाई ये एग्जाम में आएंगे? सर पहले तो यही प्रैक्टिस था, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस होता था। दूसरा चीज़ है कि सर आप लोग के चैनल से सर मतलब कि डेडिकेटली हरदम लाइव होता था क्लास। हाँ। कभी इंग्लिश का हुआ, कभी जीएस का हुआ, कभी मैथ्स का हुआ, कभी अच्छा, वो जो एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेट आते हैं वैकेंसी के, तो आपने एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट किए थे? यस सर। वो सर ब्रह्मास्त्र सीरीज था, फिर से मैराथन थे। हाँ। यस सर, इस बहुत फायदा हुआ सर। तो ब्रह्मास्त्र और मैराथन सारा सब कुछ आपने किया था? यस सर। ठीक है, आप बताइए प्लीज कि एक बैच के अलावा क्या क्या बच्चे के लिए जरूरी है अपने हिसाब सर? से? हम एक वर्ड सुनते हैं अपनी तैयारी के दौरान, रिवीजन, पर रिवीजन का मतलब हम नहीं समझ पाते हैं। बच्चा क्या है, एयरफोर्स का एग्जाम है महीने भर बाद, और वो उसे अभी पढ़ा है कि मेरी इंग्लिश पूरी बची हुई है, मैं रिवीजन कर ले रहा हूँ इंग्लिश का। वो क्या करेगा, नाउन से स्टार्ट कर देगा पूरी। वो ट्राई करेगा नाउन से रिवीजन कर ले रहा हूँ। रिवीजन का मतलब हो गया उसका बेसिक टू हाई स्टैंडर्ड। बट उसे ये पता होनी चाहिए कि ये चीज़ तो मुझे पहले से यानी 50% सिलेबस मेरा कवर है। बिल्कुल। अब मेरी दिक्कत कहाँ हो रही है, मैं क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूँ? मेरा नाउन कंप्लीट है और मैं रिवीजन का मतलब सोच रहा हूँ पूरी इंग्लिश को फिर से गो थ्रू करना एक बार पूरे। क्यों मैं उसकी फिर डेफिनेशन को एज इट इज पढ़ूंगा? और मुझे मैथ आ रहा है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल पहले नंबर सिस्टम से चल रहा हूँ। मुझे ये समझना चाहिए सबसे पहले कि आखिरकार जैसे मुझे सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ रही है, तो मेरी गलती कहाँ है। बच्चा क्या करेगा, मैं मैथ रिवाइज कर ले रहा हूँ पूरा, मेरा हफ्ते भर बाद एग्जाम है, मैथ रिवाइज कर ले रहा हूँ, मैथ में नंबर कट रहे हैं। सबसे पहले उसको ये देखो टॉपिक कौन सा गलत हो रहा है। अब जीके है, अब सबसे पहले हम जैसे मैंने RWA मॉक टेस्ट लगाए ऑफलाइन। अब ऑफलाइन की क्या है, एक पेज पे आ गए जीके क्वेश्चन। मैंने जीके के जैसे ऑफलाइन कहाँ मिलते हैं हमारे मॉक टेस्ट? सर RWA के आते हैं। अच्छा, जैसे दिल्ली पुलिस के लिए या किसी भी चीज के लिए RWA की मैंने ले लिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काफी सपोर्ट कर रहा है। प्रैक्टिस बुक की बात तो नहीं कर रहा? प्रैक्टिस बुक की बात कर रहा हूं। ओके ठीक। तो उसमें से जैसे मैथ के लिए, अब मुझे पता मेरे मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन कट रहे हैं। मैंने आपकी उठाई मैथ वाली बुक और उसमें से उसी टाइप के लगा लिए क्वेश्चन। अब मुझे पता नंबर सिस्टम तो हो रहा है फिर भी कवर, जहाँ दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को पहले क्लियर करना चाहिए। फिर क्या उसमें थोड़ी देर बाद एक कुछ बच्चों को आती है दिक्कत इसमें टाइम मैनेजमेंट में। बिल्कुल ठीक बात। अब जैसे इसमें टाइम की बहुत लिमिट है। इंग्लिश तो बच्चे क्या कर लेते हैं, 20 मिनट का एक हो गया सेक्शन। इंग्लिश तो कर लेंगे 10 मिनट में। पर रागा वाले सेक्शन में किसी में मैथ में 3 मिनट दे रहे हैं। तो सबसे हमें एक तो स्किप वाला कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। मैं ये बात सब बच्चों को बता दूं कि ये जो बात इन्होंने बताई है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ केवल ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पेपर का टाइम आपको मिल रहा है, यहाँ तो सेक्शनल है ना, कि आपको एक लिमिटेड टाइम मिलेगा इंग्लिश के लिए और लिमिटेड ही टाइम मिलेगा रागा सेक्शन के लिए। तो इंग्लिश तो जितने समय में दी जाती है 20 मिनट मिलते हैं इंग्लिश के लिए, रागा के लिए 25 मिनट। 25 मिनट।
तो 20 मिनट में इंग्लिश तो आराम से बहुत अच्छे से हो जाएगी, समय बचा के बैठ जाओगे। लेकिन रागा नहीं हो पाता है 25 रागा मिनट में। 25 मिनट है, 30 क्वेश्चन है। हाँ, और 25 उसमें मैथ्स वेरिएशन के क्वेश्चन है। एक साथ मैथ आएगा, फिर रीजनिंग, किसी बार जीके का भी आ जाता है बीच में। तो हाँ। माइंड का भी डिसबैलेंस हो जाएगा, वहाँ पर बहुत अपने आप को पहले से तैयार करना है। तो उसका सॉल्यूशन तो फिर मुझे तो लगता है सिर्फ एक मॉक ही है कि आप घर पहले मॉक लगा सर के मोक रखो। भी अंकित सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ। मोक में भी मेन चीज जो है सेक्शनल टेस्ट। हाँ। सर के जो, अब जैसे मुझे पता है इंग्लिश तो हो जाएगी कवर, सर के जो 30 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट है, रागा वाला सेक्शन, उसके जितने सेक्शनल टेस्ट कवर कर लूंगा उससे मेरा टाइम भी आ जाएगा। और जहाँ सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो सेक्शनल टेस्ट जो सर प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन में, हाँ हाँ। हर चीज़ के लिए सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं उससे। और या फिर कोई चैप्टर वाइज जो टेस्ट देते हैं सर, जैसे 10 क्वेश्चन का दे दिया, एक टेस्ट दे दिया, अच्छा, उसको लगा तो लेता वो हूँ। कहाँ से लिए थे आपने चैप्टर वो ऑनलाइन लिए थे आपके। ऑनलाइन अगर मैं ठीक हूँ तो वो पेड टेस्ट सीरीज हाँ, पेड से लिए थे। उसमें हमने हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन हाँ, दे रखे वो थे। 10-10 आपने ली थी क्वेश्चन। क्या वो? यस सर। आपने लगाई? कोई बात नहीं लगाई तो कोई इशू नहीं है। जैसे उसमें सीरीज के क्वेश्चन लगा लिए हैं, हाँ हाँ 10 क्वेश्चन सीरीज के ही आएंगे उसमें। हाँ, अब मुझे पता है पेपर में एक आना है, हाँ। मैंने 10 गुना प्रैक्टिस कर ली इसकी। अब सीरीज वाले ही तो गलत होगा नहीं। हाँ। और सर आपके इंग्लिश की जो भी फैसिलिटी है सर की, सब एकदम बढ़िया है। लास्ट टाइम में ये है, आपके पास टाइम कम नहीं पड़ेगा, रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट फैसिलिटी है आपकी। ओके। और सबको ये समझना चाहिए, इतनी तगड़ी टीम हमारे पीछे सपोर्ट करने के लिए है, हमें बस थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए। और मोटिवेशन के लिए भी सर बैठे हैं हमारे पास, और सर की बहुत अच्छी टीम है। ये बड़े से बड़ा सपना पूरा कर देंगे, बस हमारे अंदर थोड़ा जुनून होना चाहिए उस सपने को सोचने के लिए। और सर काफ़ी जो ये कर रहे हैं सम्मान समारोह, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही एक सम्मान वाली बात है, और ये हमारे लिए मोटिवेशन है। हमारे अंदर बहुत करेज बढ़ती है, और इतना सर का हमें प्रोत्साहन मिला, उसके लिए सर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत बढ़िया भाई, आपने तो बहुत शानदार बोला, सारी चीज़ों को इंक्लूड किया। अभी तक हमने कंसेप्ट की बिल्डिंग पे बात कर ली, हमने बात कर लिया रिवीजन जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, मॉक जरूरी है। अब इन सब चीज़ों से परे कई बार रास्ते में बहुत सारी रुकावटें और भी तो होती हैं, है ना भाई? आप तो एक लड़की हैं, यहाँ तक आई हैं, मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा रहे होंगे। लड़कों के लिए भी कम नहीं है, सेल्फ बहुत प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है। आपके 10th-12th में नो डाउट अच्छे नंबर रहे होंगे। तो जब 10th-12th में अच्छे नंबर होते हैं तो घर वालों की उम्मीदें हो जाती है उस बच्चे से। फिर कई बार तो ऐसा होता है कि सभी बड़े बहन भाइयों में आप ही बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो इस तरह की क्या रुकावटें आई, आपने उनके बारे में कैसे समाधान किए, कौन था जिसने आपको सपोर्ट किया? एक बार थोड़ा सा इस बारे में और प्लीज़ बच्चों को बताइए। सर होता क्या है, जो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब जैसे मैं हूँ, मेरी स्कूल टाइम से इंग्लिश अच्छी है, तो उसके ऊपर लिए मेरे ऊपर क्या आ गया, प्रेशर आ गया मेरे ऊपर काफ़ी। हाँ। अब मेरा छोटा भाई है, तो उसने भी इसका एग्ज़ाम दिया है। हाँ। उसकी रैंक 26 है। अब हुआ क्या, अच्छा, भाई की रैंक 26 है उसकी एयरफोर्स में? 26 है अरे भाई वाह, ग्रुप में। वाह, वाह। अब आपके सर भाई भी हैं? नहीं आया है इसका भाई भी। अच्छा, भाई आए हैं? यस सर। अच्छा। अब सर हुआ क्या, अब मेरी जिम्मेदारी बन गई, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हाँ। अब मेरी ऊपर ये है जिम्मेदारी कि तुझे अपना तो करना ही करना है, साथ में इसका भी कराना भाई है। का भी कराना। उसके लिए अगर मैं गलत कंटेंट ढूंढूंगा, जैसे यूट्यूब पे बहुत ऐप हैं, हाँ। बहुत ऐप और बहुत सारी क्लास मिल बहुत जाती है यूट्यूब distraction पे। मैंने डाली इंग्लिश क्लास, बहुत आगे। अगर मैं गलत करूंगा, जैसे आपका बैच नहीं लेता, तो उससे क्या होता, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता, अपना जीवन लेके बैठता, साथ में भाई का। सबसे पहले बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पर हमें सबसे पहले सही टीचर, एक सही फैकल्टी को चुनना बहुत जरूरी है। वही आने वाले 3-4 महीने में हमारी तैयारी को एक बहुत अच्छा। बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसा होता है ना कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी समय हो जाता है। आप जिसके साथ अपना समय लगा रहे हो, कम से कम आपको एक भरोसा होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि हाँ, हमें ये वहाँ तक लेके जाएंगे। और ऐसी कोई बात रही हो जब कई बार आपको कुछ ऐसी मुश्किलें आई हों, किसी ने सपोर्ट किया हो या आपने खुद से समाधान कर लिया हो इस तैयारी के दौरान? नहीं सर, हम दोनों भाई तो आपस में सपोर्ट करते रहे हैं। किसी उसके कम आ गए, मेरे ज़्यादा आ गए, हाँ। तो वो उसका मैथ थोड़ा स्ट्रांग है, तो वो हाँ। मुझे मैथ में सपोर्ट कर देता है। वो जैसा आपका उसने मॉक टेस्ट उठा लिया, हाँ। समझा देगा कि मॉक टेस्ट में ये समझ, इसमें तेरी यहाँ गलती आ रही है। सर हमने आपस में बहुत सपोर्ट करा है। हाँ। उसकी वजह से तैयारी बहुत ईजी हो गई, कोई खास स्ट्रगल नहीं रहा, बिल्कुल भी कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल एकदम। हाँ, बहुत तो अच्छा मतलब आप सपोर्ट तो मिल गया। दोनों भाइयों का खुद एक यस दूसरे सर, से बहुत सपोर्ट अच्छा हो ही गया सपोर्ट था। मिल गया रैंक 1 लाने में। हाँ। ये जो 2 की जोड़ी है, इसी का योगदान है तो पूरा, अब और ऐसा- RW का योगदान है सर। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई की जैसे रैंक 26 है वो निराश हो रहा हो नहीं यार, सर, वो मेरी छोटा है 1 की। सर, इतना तो हो जाएगा। हाँ, वो आपकी रैंक से खुश होगा। सर वो बहुत खुश है, फेज 2 में मेरे साथ रहा, पूरे मेडिकल सब चीज़ में मैं भी उसके साथ अभी रहा एक हूँ। बार फेज 2 पे भी हम आएंगे, पहले इस बारे में चर्चा कर लें। मैं फेज 2 का भी प्रॉपर पूछूंगा ना आपसे। हाँ, अब आप बताओ कि भाई सर एक चीज़ हाँ और, प्लीज़। सर अब
एयरफोर्स क्या है, जैसे हम गांव देहात के साइड जाते हैं तो वहाँ हमारे साइड क्या डर है एयरफोर्स के लिए। हाँ। तो वहाँ डर रहता है कि एयरफोर्स का मतलब वो जोड़ देते हैं इंग्लिश से थोड़ा। हाँ। तो यूपी बोर्ड के बच्चे क्या है अपने मन में डर बैठा लेते हैं। हाँ। पर RWA जो है ये किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, CBSE, बिहार बोर्ड, सबको बराबर अवसर मिलेगा और सबको एकदम बढ़िया फैसिलिटी। ये बिल्कुल इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारा बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड सारी वो कैब, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। इंग्लिश का मतलब है बिल्कुल बेसिक। और किसी को भी ये डर हो कि मेरी इंग्लिश तो 10th में कम नंबर रह गए, अब मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, होता ही कोई है, जो दिक्कत हिंदी नहीं। बोर्ड से एक पढ़ा हुआ टाइम बच्चा आता है और एक अच्छे टीचर का मिलना हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। बहुत बड़ी बात कही आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बताइए कुछ ऐसे स्ट्रगल, पर्सनल संघर्ष। सर सबसे पहले जब मैंने 12th क्वालिफाई किया, हाँ। सर मतलब कि पेरेंट्स उस कंडीशन में नहीं थे कि मतलब कि पढ़ाई का खर्चा मतलब कि ज़्यादा उठा सकें। तो मेरे भी मतलब कि माइंड में आया कि अर्ली सक्सेस लेना है, भले चाहे कोई भी जॉब लेके। सर तो अर्ली सक्सेस लेना बहुत ज़रूरी हो गया था सर। तो सर मतलब कि मैंने CUET का दिया एग्ज़ाम। ओके। सर तो मेरा सिलेक्शन हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। हाँ। मैंने 1 सप्ताह वहाँ गुजारे भी। हाँ। सर तो मतलब कि जो वहाँ के हॉस्टल के थे जो लोग, बोले कि तुम्हारा 1 सप्ताह के अंदर हॉस्टल एलोकेट हो जाएगा। ओके। क्योंकि सर मैं शुरू से मतलब कि अकेले रह कभी खाना वाना बनाए खाया नहीं था सर। हाँ। तो पेरेंट्स बोले कि ठीक है, अगर हॉस्टल मिल जाएगा तो अच्छे से रह लेना, नहीं मिलेगा तो फिर छोड़ देना वो। हाँ। सर तो फिर गए तो सब वहाँ पे जो भी दलाल वगैरह थे हाँ। वो सब सेटल करके सब बेच दिए थे। ओहो। कुछ भी मतलब कि गए तो बोले कि आप कब आए थे, आपको ये करना चाहिए था, पैसा भर देना चाहिए था। तो फिर सब मतलब कि बहुत। तो वो गवर्नमेंट सीट थी? यस सर, गवर्नमेंट सीट थी सर। ओहो। सर तो मतलब कि अब मेरे दिमाग में आया कि इस साल कुछ ना कुछ तो करना है। हाँ। सर तो उसमें उसी भी चाहिए एयरफोर्स की फॉर्म। एयरफोर्स की फॉर्म मैंने फिल कर दी। 11-12 में अच्छा मतलब किया ही था। तो कैसे पता लगा एयरफोर्स का, कैसे पता लगा? एयरफोर्स सर ऐसे ही मतलब कि हम लोग 10th-12 पास किए थे। हाँ। CUET में थोड़ा सोचे कि सिलेक्शन हो ही चुका है। हाँ। बस ऐसे ही मतलब कि नहीं होता कि मतलब किसी किसी का एडिक्शन होता है कि सोशल मीडिया चलाते रहे। हाँ। हाँ। तो वहीं से सर मतलब ये आप लोगों की वीडियो से और कहीं से वीडियो से पेपर में आर्टिकल पढ़ा के मतलब कि एयरफोर्स की वैकेंसी आई है। हाँ। तो मैंने सोचा कि सर हमारा लायक है, क्योंकि हमने 10th से 12 क्वालिफाई किया था मैथ्स साइंस से। मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा रिवीजन। ऐसे ही सब्जेक्ट आते हैं इसमें तो। यस सर। हाँ। तो मैंने अच्छा खासा स्कोर है 42.8, मतलब कि बिहार के लिए मतलब कि अच्छा स्कोर। हाँ, बहुत बढ़िया स्कोर है। लेकिन सर मेन बात यह है कि सर उस टाइम मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाती थी, जैसा कि मैंने बताया ऑल इंडिया कट ऑफ थी पहले। हाँ। मैंने यहाँ पे आके फेस 2 की तैयारी की, सब ने बोला कि 37 इनिशियल गई है, बहुत ज़्यादा, इतनी मतलब कि एयरफोर्स के इतिहास में कभी गया नहीं है। हाँ, तो ये लास्ट अटेम्प्ट का बता रहे हैं। तो 40 प्लस नहीं जाएगा तो हाँ। मतलब एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो मैं उस टाइम फिर रिलैक्स हो गया, यहाँ पे फेस 2 निकाला। मतलब कि आप लोग यहाँ पे प्री मेडिकल ऑर्गेनाइज किए। हाँ, प्री हाँ, मेडिकल के बहुत फायदा हुआ, हम्म। पॉइंट नहीं मिले हमको, मेरा मेडिकल भी क्लियर हो गया स्मूथली। ओके ओके। सर तो मतलब कि लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। PSL में भी 2-2.5 महीने मिलते हैं PSL आने में। तो फिर उस टाइम में लेजी हो गया, कुछ नहीं पढ़ता था, सोचा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा। फिर सर आई 42.80 मेरे मार्क्स थे और एनरोलमेंट गई 42.82, 0.02। अभी तक सर मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट है सर। लास्ट टू लास्ट इनटेक में 0.02 से बाहर हो गए। अरे अरे अरे। फिर ये हुआ तो फिर सर सोचे कि अब क्या हुआ, मतलब कि जब देखे, जब सोफा पे बैठे हुए थे देख रहे थे पूरा अपना, सर मतलब लग रहा था कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मेरे दाएं मतलब लग रहा था सन्नाटा हो गया। अब क्या करूं सर तो फिर मैंने कन्वर्ट किया, सोचा कि अब अगर इस सिलेबस से पढ़ता रहूँगा तो सर या तो NDA क्वालिफाई होगा, नेवी SSR निकलेगा और एयरफोर्स निकलेगा। तो सर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब सिलेबस को ट्रांसफॉर्म किया जाए, ऐसे सिलेबस में चला जाए जहाँ मतलब कि वैकेंसी मतलब कि बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हमको पता है कि अर्ली सक्सेस जरूरी था मेरे लिए। बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर मैंने वाई ग्रुप में मतलब कि पढ़ना शुरू कर दिया, वाई ग्रुप के लिए। तो ये पिछला वाला आप एक्स का बता रहे हैं? यस सर, वो एक्स था। एक्स ग्रुप में 0.02 से रह गया, आपको लगा कि यार वाई ग्रुप में थोड़ा जल्दी सिलेक्शन हो और जाएगा। सर उसी बीच सर 01 का इंटेक आया था, 01/26 का। तो मैं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने फॉर्म नहीं फिलअप किया, तो वाला मेरा एक बैक लग गया, वो मतलब कि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, फॉर्म ही फिल नहीं किया। हाँ। तो फिर उस टाइम फिर प्लान बना लिया वाई ग्रुप में करते हैं। और फिर उसका मतलब कि RW से जो कंटेंट मिला, नवीन सर वगैरह, राहुल सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, ये राकेश सर के मैथमेटिक्स प्रैक्टिस है, बहुत हेल्प हुआ सर, क्योंकि फ्री में सारा कंटेंट मिल रहा था, वो भी बेस्ट क्वालिटी का मतलब कि मिल रहा था। तो सर पढ़ाई स्टार्ट कर दी सर। अब बोला गया, अब सोचा कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर मतलब जी जान लगा के तैयारी करने लगा। फिर सर रिजल्ट सामने है, बढ़िया सिलेक्शन हुआ, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपकी AR1 आई। तो ये तो वाकई में एक ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी है, जहाँ ना सेलेक्ट होने से सीधा आप वाई ग्रुप में रैंक 1 तक पहुँचते हैं। तो ऐसा नहीं लगा कभी यार कि जैसे 0.02 से रहने का मतलब तो आपको ऐसे लगना चाहिए था मैं तो अगली बार में हो ही जाऊँगा, जबकि 2-4 नंबर बढ़ाना ज़्यादा आसान था एक्स ग्रुप में, देन वाई ग्रुप का सिलेबस पूरा नया पढ़ने की बजाय?
वो बताया नहीं सर कि मतलब सोचा कि अगर इस सिलेबस से चलता रहूंगा तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, जैसे एयरफोर्स ओके में भी। ओके, तो फिर आपने सोचा कि मैं एक जनरल यस सिलेबस सर, में और कूद उस टाइम जाता से हूँ। बिहार पुलिस की वैकेंसी भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि अगर मतलब जीके वगैरह चालू करूंगा तो थोड़ा सा बिहार का भी इससे हेल्प हो बिहार जाएगा। पुलिस वगैरह की वैकेंसी हाँ, निकल एसएससी जाएगी। जीडी भी थी सर। ओके ओके, ये सोच थी आपकी। यस सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया भाई, ये तो आपकी मतलब एकदम गजब इंस्पिरेशनल जर्नी है। आप बताओ, हाँ बताइए। मैं तो यही बोलूँगी कि जो बच्चे स्टार्टिंग से जो पढ़ते हैं उनको पता चल जाती है कि मेरी कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत है और कौन सी कमज़ोर। हाँ और मेरी जैसे 12th मैंने आर्ट्स से किया था तो मेरी जीके जीएस बहुत मजबूत हो गई थी। हाँ और मेरी एक एग्जाम हुई थी 8th क्लास में, तो उसमें मेरी रीजनिंग की केवल एग्जाम हुई थी, उसमें हाँ। स्कॉलरशिप मिलती है, तो मेरी उस टाइम रीजनिंग भी बहुत मजबूत हो गई थी। अच्छा, आपने हाँ स्कॉलरशिप लेने के लिए फिर रीजनिंग को पढ़ा होगा हाँ अच्छे से। पढ़ा था, तो मेरी स्कॉलरशिप वो पास भी हो गई थी और पैसे भी आए थे, तो मेरी वो उस टाइम से रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी। बहुत बढ़िया। और मेरी हमेशा से मैथ में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैथ भी मेरी सही था। बस मुझे प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश में, तो मैंने एक इंग्लिश के लिए प्रॉपर टीचर ढूंढा। और आज के टाइम में तो ये है कि सोशल मीडिया जब भी खोलो तो एक टीचर हमेशा जो भी आते हैं। हाँ। तो मैं तो बच्चों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप इधर उधर टीचर ना, बस आप एक चुनो, जिनको आप पसंद करते हो उन्हीं से पढ़ो, बहुत बढ़िया, जिनका आपको समझ में आ जाए। जिनको समझ में और जिनसे आपकी माइंडसेट मिलती है आप उन्हीं का पढ़ो। कोई हाँ। ये बोले ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि अरे उनसे नहीं इनसे पढ़ लो, इनसे नहीं हाँ। उनसे पढ़ लो। आपको जिनसे ये पढ़ना बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। कई बार बहुत बेस्ट टीचर भी किसी बच्चे को अच्छा नहीं समझा पाते, और जिनको आप नॉर्मल समझते हैं वो बहुत अच्छा समझा हाँ। देते हैं। तो सारा है ट्यूनिंग बैठने का। बस हाँ। वही, कोई बोलते भी कि इस टीचर से पढ़ती हो, ये अच्छा नहीं पढ़ाते, तुम उस टीचर से पढ़ो। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि तुम्हें जिन भी टीचर से पढ़ना और जिनकी तुम्हें लगती है कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तुम उन्हीं से पढ़ो, जिनसे समझ में आ जाए। जिनसे समझ में आ जाए बस उन्हीं से पढ़ो। और तुम ज्यादा उस चीज उसी पे फोकस करो जहाँ पे तुम कमजोर हो। कमजोर हो। वेरी हाँ। गुड। और बाकी सर, तो मैं गांव से हूँ, तो मैं एक पर्सनली बात शेयर करूंगी सारी लड़कियों की। हाँ। जैसी गांव में लड़कियां 10th और 12th क्लियर करती है तो उनके फैमिली वाले तो कम, लेकिन गांव वाले जब देखो तब बोलते हैं कि शादी कब करोगी अपनी बेटी की, कब करोगी। तो मुझे बस ये सुन के बहुत बुरा लगता था, लेकिन मेरी फैमिली वाले कभी करना नहीं चाह, मतलब अभी उनको ये था कि अभी नहीं करेंगे, मेरी बेटी अभी आगे पढ़ेगी। अच्छा, तो फैमिली ने इस तरह से नहीं किया जैसे हाँ। आपको लगता है पास पड़ोस लेकिन में मेरे होता था? जो थोड़े से गांव वाले थे या कोई बहुत दूर के रिलेटिव, हाँ हाँ वो हाँ। हमेशा मेरी मम्मी या पापा से बोलते रहते थे। उनको ज्यादा जल्दी चिंता रहती है घर वालों से। हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे जल्दी पता, शादी हो। मुझे लग रहा था कि अगर मैं थोड़ी सी बड़े लेवल, मैं हमेशा से चाहती थी कि बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करूं, ओके। लेकिन ये था कि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ। तो फिर मुझे मेरे गांव में किसी का एयरफोर्स में जॉब लगा था। अच्छा हाँ, तो मैंने जब उस पर सर्च करा तो मुझे पता चला कि इसमें तो लड़कियां भी जा सकती है। अच्छा। उसके पहले मुझे पता नहीं तो था। आपने कैसे सर्च किया उसको, कहाँ मिला आपको ये कि हाँ लड़कियां जाती हैं? हाँ, किसकी- मैंने यूट्यूब पे करा। और ओके। यूट्यूब में तो किसी भी सब बारे में जानिए तो RW पे तो बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं। हाँ। मैंने खोला RW की चैनल, उस पे देखी कि हाँ गर्ल्स कैसे जाती है, क्या क्या जरूरत होती है, कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है। हाँ। मुझे पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। हाँ। तब से मुझे लगा ना कि ये तो मैं कर सकती हूँ, जल्दी कर सकती हूँ। हाँ। और मैंने एक बार करा, ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट है। मैं पिछली बार PSL आउट थी। PSL आउट थे। अच्छा, हाँ। कितने नंबर कम रह गए थे? 2 करीब नंबर कम गए 2 थे। नंबर कम थे। ओके। और मैं उस दिन बहुत रोई थी, मैं PSL आउट हुई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रोने से क्या, अगली बार वो मेरी इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, लेकिन फिर भी ये था कि उसमें हो गया था फर्स्ट टाइम, उसी में जाना था। हाँ। और मुझे जल्दी जाना था क्योंकि अर्ली सक्सेस वाली बात थी। हाँ। सबको बस करके दिखाना था, करके एक दिखाना प्रेशर था। और ये था कि मुझे शादी से भी भागनी, मतलब बची नहीं थी। तो ये तो था आपको कि लगा कि शादी से हाँ। बचने का ये एक ऑप्शन है। यही एक ऑप्शन है। तो इसी चीज के लिए मैं बहुत रोई थी। फिर मेरी ये सेकंड भी क्लियर हो गई थी और बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, एक भगवान जो करते हैं वही। फिर मैंने इसमें करा, मेरी रैंक 1 आई। बहुत बढ़िया। तो आपने सोचा कि बस शादी से बचने का एक बहाना हाँ। ढूंढ लेते हैं और रैंक 1 आई है। हाँ। अब ये सबको पता चल गया कि लड़की की एयरफोर्स में हो गई। मम्मी ने ऐसे हो बोल नहीं गई है कि रैंक 1 आई है, सबको ये पता लगा होगा। हाँ, बड़ी बात रैंक है। 1 आई सबको, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और फिर मेरी मम्मी ने वैसे बोल दिया कि अब तो 4 साल शादी नहीं करूंगी। ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत बढ़िया। तो देखो अभी ना, वैसे हम यहाँ बैठ के बस इस बात को हंसी मजाक में कर ही रहे हैं, लेकिन सच में ये मुद्दा बहुत सीरियस है। ये हाँ। बिल्कुल हंसी मजाक वाला नहीं है। और अगर देखा जाए ना, मतलब समझिए कि जहाँ पर एक बच्चे को जो बस पढ़ना चाह रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए परेशान हैं कि यार हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, और एक बच्चा ऐसा है वो कह रहा है कि भाई हमें पढ़ना है, हमें बस पढ़ने दो। ज़्यादातर ये समस्या लड़कियों के साथ आती है। तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल ऐसा समाज में बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि आप किसी को शादी के लिए प्रेशराइज करें। हाँ। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने दीजिए। साक्षात उदाहरण आपके सामने है। हाँ। और उनका सपना है अभी कुछ और करने का। मेरे हिसाब से आप यहाँ तो कोई भी रुकोगे नहीं, कुछ ना कुछ आगे अभी आप तैयारी करते रहोगे। हाँ। तो आगे किस चीज़ की तैयारी करनी है? आगे तो मैं सोच रही हूँ अब BPSC की करने की। BPSC। और हाँ। वो आपके यहाँ BPSC में पब्लिक सर्विस कमीशन में। हाँ।
तो अगर मान लो आपका वहाँ सिलेक्शन होता है तो दो आयामों से सोचा जाए इस बात को। एक, आपके घर वाले प्रेशर में आके शादी कर देते। दूसरा, आप एक एडमिनिस्ट्रेशन की सीट पे बैठे होंगे किसी दिन। थोड़ा इमेजिन करिए। मैं उस समाज से ये बात कहूँगा, आप जरा इमेजिन करिए किसी एक ऐसे बच्चे की प्रतिभा, और अच्छी बात है कि आपका तो नाम भी प्रतिभा है, तो भाई प्रतिभा से तो कहने की हिम्मत भी नहीं आपकी होनी चाहिए इस बात को, जिनका नाम ही प्रतिभा है। खैर, बहुत सारे बच्चों में दम है, वो कर सकते हैं। और सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके, इन सभी बच्चों की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से, कि जो बच्चे करना चाहते हैं ना भाई, आप उनको सपोर्ट करो। नहीं कर सकते, चुप बैठे रहो। कम से कम किसी बच्चे को डीमोटिवेट तो प्लीज़ मत करिए। एक बच्चे ने जैसे अभी ऊपर बताया था, वो बता रहा था कि सर मेरे से किसी टीचर ने ऐसे कर दिया था, तुम नहीं कर पाओगे। हो सकता है उन टीचर ने तब कह दिया हो जब वो बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर रहा हो, फेल हो गया हो। अरे भाई, क्या ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि जो बच्चा कभी फेल हो गया हो वो कभी पास ही नहीं हुआ? फेल होना यही तो दिखाता है कि वो आदमी काम कर रहा है, बस सही दिशा में नहीं कर रहा, वो अलग बात है। मैं तो कहता हूँ कि जो फेल नहीं हुआ, जो ये कहता है मैं फेल नहीं हो रहा हूँ, इसका मतलब वो सही दिशा में है ही नहीं। क्योंकि जब आप करोगे कुछ, ऐसा है नहीं बिल्कुल सब में पास होते चले जाओगे। तो भाई जो कर रहे हैं बच्चे, उनको हमेशा सपोर्ट करिए, स्पेशली गर्ल्स को तो बिल्कुल सपोर्ट करिए। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें, नहीं भी कर सकें, बस चुप बैठे रहिए, तो आप देखेंगे कि रैंक 1 इस तरह से हर एक सर्विस में निकलेंगी। अच्छा, बाकी बेटियों को क्या कहना चाहेंगे, बाकी कुड़ियाओं को क्या कहना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रही हैं? हाँ, बाकी बेटों को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप पढ़ो। आपकी फैमिली, ये तो मुझे पता है कि आपकी फैमिली कभी भी आपको प्रेशर नहीं डालेगी शादी के लिए। हाँ। जो भी डालते हैं वो गांव वाले डालते हैं। तो आपकी मम्मी पापा को आप समझा के मम्मी उनको बोलने दो। आप मुझ पे यकीन करो, मैं पक्का कुछ अच्छा करूंगी। हाँ, कुछ ये बड़ा बात ही है। करूंगी। और कुछ जल्दी से ना अच्छा करके दिखा भी दो। हाँ, और तो कुछ उससे थोड़ा घर वालों को एक संतुष्टि मिल जाती है कि भाई ये कर लेगा। अगर आप किसी बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रही हो और उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप एक स्टैंड बाय में किसी जॉब, छोटे मोटे जॉब को लेके चलो। हाँ, और वैसे भी ना असल में जॉब मैं कहूँ तो शायद वैसे कुछ छोटा मोटा होता नहीं है। छोटा मोटा भी आप इसलिए कह रहे हो कि भाई जिसमें जल्दी सफलता हाँ, मिल जाए, जिसमें है ना? थोड़ी जल्दी हो जैसे जाए। आपने बहुत अच्छी एक रणनीति अपनाई, आपका टारगेट बड़ा है, हम्म। आपको पता है कि घर वाले उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या मैं कहूँ तो इस बात को भी थोड़ा और सही तरीके से पेश करें, घर वाले को तो सभी के सपोर्ट करते हैं और वहाँ तक करते हैं जहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी तो एक लिमिट है। हो सकता है वो आपको 4 साल ना पढ़ा पाएं। आप अपने सोचा, जैसे आप बीपीएससी की तैयारी करेंगी तो एक काम करते हैं कि पहले एक अर्ली सक्सेस लेके अपना एक जॉब ले लेते हैं, उससे प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया आपने बात कही है, वेरी गुड। कि एक छोटी सी जॉब लेके अपनी, मतलब कि प्रेशर ही कम कर दो। हाँ। कोई गांव वाला ये ना बोले ना कि आपकी बेटी कब कब कर रहे हो शादी। कुल मिला के आपके घर वाले प्रेशर में हाँ। ना आए किसी बात से। बस उनको भी लग जाएगा कि हाँ बेटी नौकरी कर रही है, अब इतना पे रुकेगी नहीं और कुछ आगे करेगी। हाँ। और फिर मैं तो यही बोलूंगी कि आगे कुछ और भी बड़ा करके उनको दिखा। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। हालांकि तो बड़ा कर लेते हैं तो वो तो सबको दिख ही जाता है। हाँ। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये हो गया आपका रिटर्न वाला पार्ट, पूरी की बातें हो गई हैं। अब एक बार ना फेज 2 की तैयारी के बारे में बताइए, कैसे कैसे आपने फेज 2 की तैयारी की? फेज 2 मैंने सर आपकी अस्त्रा बैच जो थी वो जीडी की, मैंने वो परचेज करी थी। ऑनलाइन बैच? ऑनलाइन करा था। वेरी गुड। और उसमें सारी मैंने चीज़ें देखी थी कि क्या कैसे कौन सी टॉपिक कैसे बोलनी है और क्या कितनी बार पार्टिसिपेट करनी है, कैसे आई कांटेक्ट करनी है। मुझे आरडब्ल्यू से इस चीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। बहुत बढ़िया। तो किस किस टीचर ने क्या क्या पढ़ाया उसमें? सैम सर ने उसमें वो जीडी करवाते थे। वेरी गुड। और साक्षी मैम, हाँ साक्षी मैम जो एसआरटी करवाती थी। मैं तो वो आपकी एक बैच वो मॉक ऐप पे आई थी, अस्त्रा बैच करके कुछ पता था, हाँ, एसआरटी के टेस्ट आया करते थे। मैं सारी की सारी एसआरटी बैच वो एसआरटी मॉक देती थी और मेरे उसमें सारे के सारे सही भी हो जाते थे, कभी कभी गलत हो जाते थे। हाँ, तो आपको हेल्प मिली उनसे? हाँ, बाकी मुझे जीडी और एसआरटी में यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बाकी रही मेरी फिजिकल की, तो मेरे घर पे मेरा भाई है, छोटा भाई, मेरी सारी फिजिकल उसने ही तैयार करवाया। ओके, तो अब भाई के लिए सैलरी का कुछ हिस्सा फिक्स कर देना। वो तो ऐसे बोलता है कि तेरी सारी सैलरी मेरे पास ही आएगी और मैं ही लूंगा। भाई मजाक करते हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो उसने बहुत मेहनत करी है मेरे फिजिकल में। मुझसे रनिंग नहीं होता था, मैं रोती थी, मुझसे भागा नहीं जाता था, वो मेरी हाथ पकड़ के खींचता था। और सारी गर्ल्स की यही मेन प्रॉब्लम होती है, वो वो जीडी कर लेगी, एसआरटी कर लेगी, सारी चीजें कर लेगी। हाँ। उनको डर होता है वो रनिंग में। हाँ। लेकिन ये देखा जाए लड़कियों की अगर टाइमिंग 8:30 9 आ रही है तो वो ये ना सोचे कि मुझसे नहीं होगा। हाँ। वहां पे जाके वो कर लेगी, हो जाती है। वहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है? वहाँ पे ये हो जाता है कि बहुत सारी लड़कियां भाग रही है। हाँ। उनको देखा देखी लगता है ना कि मैं भी भागूंगी, मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। वहाँ पे एक अलग से ही मोटिवेशन जगता है, सबके साथ में ही रहना है। हाँ, सबके साथ में ही भागना है। हाँ। और ऑफिसर भी बहुत अच्छे होते हैं, वो पहले ही बताते हैं कि देखो यहाँ पे कोई ये नहीं है, बस आपको रुकना नहीं है, दौड़ते रहना है। हाँ।
जो बच्ची रुकी समझो कि वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हो जाएगा, जो बच्चियां कंटिन्यू दौड़ती रहती है उनकी सिलेक्शन हो जाती है क्योंकि वो पूरा physical टाइम में। में कर ही लेती हैं। हाँ, मेरी भी घर पे टाइमिंग 8:30 आती थी, कभी 8:15, कभी 8:30। तो बस यही लगता था कि मैं जाके वहां पे कर लूंगी। अंदर से घर पे से सोच के गई थी कि कुछ भी हो जाए, मेरी सांसें क्यों ना रुके, मुझे रुकनी नहीं है बीच में। मैं कंटिन्यू दौड़ती गई और मेरी रनिंग क्लियर हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। तो गर्ल्स को यही प्रॉब्लम होती है रनिंग में। बाकी स्क्वाट, सीटअप्स, ये ऑफिसर बहुत इसमें सपोर्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे करनी है कैसे नहीं, और बाकी आप घर से प्रैक्टिस करके ही जाते हो, तो वो उसमें उतनी डरने लायक नहीं होती, आप वो सही से कर लोगे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छी सजेशन दी है, तो हाँ। जेन्युइन सजेशन दी है, वेरी गुड। और कुछ कहना चाहेंगे जीडी नहीं। वगैरह के लिए? और जीडी तो मैं यही कि यहाँ से मैंने करा था, बहुत मुझे बहुत बेनिफिट मिली थी हाँ, कि कैसे क्या करनी है। देखा जाए तो मेरी जीडी यहाँ से क्लियर हुई है। बहुत बढ़िया, मैंने very good। ऑनलाइन बैच लिया था यहाँ से, अस्त्रा बैच। अस्त्रा बैच। हाँ, थैंक यू। तो बच्चों, आप सभी ने सुना, और जैसा मैंने शुरुआत की थी कि आपको इन सभी से ना बहुत हेल्प मिलने वाली है, वाकई में आपको मिली होगी। मैं मानता हूँ अपना तैयारी की किसी भी फेज़ पर हैं, स्टार्टिंग में हैं, बीच में हैं, लास्ट में हैं, बहुत परेशान हैं, तो इन सभी बच्चों ने भी उस परेशानियों को सहा है, और न केवल इन्होंने सहा है बल्कि बहुत शालीनता के साथ में उनके समाधान भी किए हैं, और आज ये रैंक 1 लेकर आए हैं। इसी तरह से आप भी रैंक 1 ला सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं, किसी भी समस्या में आप हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, ये सभी बच्चे भी उस बात को बताएंगे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज को निकलने से तो नहीं रोक सकता। हो सकता है रात थोड़ी गहरी होगी, काली होगी, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन भाई सूर्य तो निकलना ही है। तो ये सभी बच्चे भी ऐसे ही मुश्किलें पार करके आए। आपको लगता हो कि रैंक 1 लाने वालों को सपोर्ट बहुत अच्छी मिली होगी, इनके लिए सिस्टम बहुत अच्छा होगा, तो आपने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां भी रैंक 1 ला रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि बस हमें थोड़ा सा और समय मिल जाए। वो बच्चे जो भाई अर्ली सक्सेस की बात कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, क्योंकि भाई उसे सारी जिम्मेदारियों को संभालना है। तो आप भी भाई हैं, देखो उन्होंने कहा कि कितने संघर्ष रहे, तो ऐसा नहीं होता कि सबकी ज़िंदगी बहुत आसान है। आप समझते हो कि जिनको सारे साधन मिलेंगे ना, उनकी ही रैंक 1 आएगी, ऐसा नहीं है। सभी को सारी मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हैं, तो यहाँ पर बगैर इन समस्याओं से जूझे हुए आप निकल ही नहीं सकते हैं। पूरी यात्रा में आपको इन समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उनके समाधान कैसे करने हैं? रैंक 1 वाले उन चीज़ों को सोच लेते हैं, और बाकी जो बच्चे बस उन समस्याओं की वजह से रुक जाते हैं, वो रुक जाते हैं। तो आपको रुकना नहीं है, समाधान ढूंढने हैं और रैंक 1 लेकर आना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।